तभी मैं कोई विषय रख पाऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से कुछ ऐसे सुझाव आए जो निश्चित रूप से आज के समय में हमारी सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं और जिस ओर हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिए, आपने उस ओर भी हम सबको इंडिकेट किया है और मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ संवाद ही किसी भी चीज के बेहतर समाधान का रास्ता निकालता है। अगर हम जितना अच्छा संवाद करते हैं, हम जितने अधिक लोगों को सुनते हैं, वही हमारे निर्णय की प्रक्रिया में और हमारे नीति निर्धारण में बहुत उसका लाभ होता है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से इस बात का धनी मानता हूं कि पूरे देश का विश्वास उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है। और एक बात हमारी वरिष्ठ अभिभाविका हमारे बीच में रख रही थी, मुझे वहीं से शुरू करने की इच्छा हो रही है। इस भारत को विश्व में किस रूप से देखा जाता था, उस पीड़ा को हमने अपने बिहार में, देश में कैसे हमें देखा जाता था, हमने उससे जोड़कर देखा है। मुझे 2013 में अमेरिका में जाने का मौका मिला। उस कालखंड में हमारे लोगों को और या हमारे देश की क्या चर्चा होती थी, किन विषयों के लिए हमारे देश के बारे में बातें होती थी, वो हम सब जानते हैं। मैं उन विषयों पे बहुत विस्तृत से नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ बैठा हूं तो आपकी ही बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो बात इस देश की जरूर होनी चाहिए जिससे हमारी मातृशक्ति ने मुझे संबोधित किया। मैं मानता हूं आज एक देशवासी कहीं ना कहीं इस प्राइड के साथ पूरे विश्व में जा सकता है कि भारत अब नया भारत है, जो भारत अपने पैर पे खड़ा है, जो आत्मनिर्भर भारत है, जो भारत अपने टेक्नोलॉजी के लिए, अपने उद्यमिता के लिए, अपनी खुद की क्षमता पे, अपनी चीजों के निर्माण के लिए और सबसे ऊपर अपने राष्ट्रीयता के लिए अब निश्चित रूप से सामने से दिखता है और जाना जाता है। मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस चीज के लिए आपके सबके बीच में बैठकर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की समस्याएं अलग अलग फोरम से अलग अलग हैं, लेकिन मैं मानता हूं नीति, नियत और निर्णायक नेतृत्व करता है। तो तीन ऐसी चीजें हैं जो किसी भी पॉलिसी के दृष्टि से और किसी भी निर्णय की प्रक्रिया में बहुत अहम हो जाता है। अगर नियत सही है, हम क्यों व्यवसायी को दोयम दर्जा सोचेंगे। हमारे भाई कह रहे थे इस राज्य के लिए तो ये वरदान है। इस राज्य के खेत खलियान किसान के लिए जाने जाते थे, तो इस राज्य के लोग उद्यमिता के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। अगर इसकी अपनी जो विश्वसनीयता रही है वो अगर खो रही है, तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं हम सब को मिलकर इसके लिए प्रयास करना है। और कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था अगर इसको नकारात्मक रूप से लेती है, तो उस व्यवस्था का या उस सरकार का या उस राज्य का विकास कभी हो ही नहीं सकता। मैंने इसलिए ये बातें कही, मैं भी जिस राज्य से आता हूं उस राज्य की स्थिति को भी कमोवेश आपके आज के शब्दों से मैं जोड़ के देखा। एक दौर था बिहार में बहुत बड़े उद्योग नहीं थे, लेकिन एक दौर था जब उद्योग बिहार में पनप रहा था, आगे बढ़ रहा था। और मैं आज भी, मेरे पिताजी भी विधायक
रहे लंबे समय तक, उन्होंने भी जब अपने यंग अवस्था में थे 1977 में जब पहली बार सरकार बनी जनता पार्टी की और सभी दलों की मिलकर, तो उस समय बिहार के उद्योग मंत्री होते थे स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद, जो रविशंकर प्रसाद जी का नाम आप सबको सुने होंगे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनके पिताजी। मेरे पिताजी उन्हीं के शिष्य थे। और उस समय बिहार में कई इंडस्ट्रियल हब खड़े हुए, जिसमें फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसे नाम मैं इसलिए बोला, हो सकता है आप लोग नहीं भी परिचित हो, पर मैं विषय रखने के पहले आपको इसलिए ये बात की चर्चा किया। उस समय भी जो फुटबॉल की फैक्ट्री मेरे पिताजी की हुआ करती थी, उसका लेदर, उसका मशीन, स्पोर्ट्स गुड्स के मटेरियल उस समय भी पंजाब के जलंधर से आते थे। यानी ये 77 से 80 के विषय की बात मैं बता रहा हूँ, जिसका मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन मुझे जो मेरे अपने पिताजी और बाकी चीजों के अनुभव से मिला, जिस पंजाब की विरासत इतनी स्ट्रॉन्ग रही, जिसके व्यवसायियों ने दूसरे राज्य को व्यवसाय का प्लेटफॉर्म दिया हो, अगर आज वो पीड़ा में है, अगर आज वो कष्ट में है, तो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। और मैं आपकी चिंता से पूरे भारत की सरकार को जोड़ता हूं, और मैं स्पष्ट मानता हूं कि आपकी चिंता को दूर करने की पहली जवाबदेही भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की है। मैं इसको अपने साथ स्वीकार करता हूं। जहां तक फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई, बैंकों की, बहुत अच्छा सुझाव एक आया कि एमएसएमई को, टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करने के लिए सीएसआर का सपोर्ट आए। लेकिन आप सब जानते हैं कि सीएसआर को भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से उसका पूरा उपयोग कराया। नहीं तो ये एक नियम बनकर रह गया था, एक सिस्टम बनकर रह गया था, इसका उपयोग जनमानस के लिए नहीं हो पाया। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज जब हम कहते हैं कि देश में 12 करोड़ शौचालय बने, हम जब कहते हैं कि देश में 4 करोड़ गरीबों का आवास हमने बनाया, तो मैं कहते हुए मुझे गर्व है कि उस सब में भी आप सब का केवल टैक्स का ही नहीं, सीएसआर का भी बहुत बड़ी राशि है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई मूल चीजों को निकालकर उसके समाधान का रास्ता निकाला। आज जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो मुझे इस बात का भी पूरा ध्यान में है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ राज्य और देश के विकास में बहुत अग्रणी होता है। कोई भी सरकार अपने रेवेन्यू मॉडल को बिना व्यवसायियों की मदद से बना ही नहीं सकती। हम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करना चाहेंगे, हम डेवलपमेंट करना चाहेंगे, हमारे पास इंडस्ट्री चाहिए, उसके रॉ मटेरियल के लिए, उसके रिक्वायरमेंट के लिए। अभी हमारे भाई साहब यहाँ पर बता रहे थे कि नट्स एंड, बिहार में जो पूरा बिहार झारखंड हुआ करता था, एचईसी एक ऐसा प्लांट था जहां पर इस प्रकार के बड़े कारखाने बनाने के लिए, हेवी इंडस्ट्री के लिए बनाए गए थे। पूरी तरह से ठप हुआ, और ठप होने के बाद पूरी चीजें बंद हुई। आज मैं मानता हूं कि इस छोटे छोटे चीजों के जो प्रकार से आपके यहाँ एमएसएमई का बड़ा चेन है, और पिछले दिनों एमएसएमई का जो लाभ हम इस राज्य को दे पा सकते थे, नहीं दे पाए। हो सकता है कि हमारे भी सिस्टम में कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार को जो सहयोग करना चाहिए था वो भी हमको नहीं मिला। मैं इसलिए कहता हूं कि आज एमएसएमई के माध्यम से कई राज्यों में क्लस्टर वाइज डेवलपमेंट शुरू किया है। मुझे सबसे पहले जो पंजाब के उद्योग का पलायन दिखा तो कोरोना कालखंड में दिखा। मैं कई चीजों को इसलिए रिलेट कर रहा हूं कि मैं उस समय पथ निर्माण मंत्री था बिहार में, 2022 की बात बता रहा हूं, और मैं पार्टी के सरकार के दृष्टि से हर मंत्री कोई ना कोई जिले का प्रभारी मंत्री है। मैं जब बेतिया का प्रभारी मंत्री था तो बेतिया जिले में पंजाब के कई उद्योगपति जो अपना भी
व्यापार करते थे, उन्होंने अपना व्यापार बंद कर कर, क्योंकि मजदूर की भी कमी हो रही थी और कई और चीज़ों की दिक्कतें आ रही थी, वो बेतिया पहुंच गए। मुझे आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि मैं उस एरिया का इंचार्ज था सरकार की दृष्टि से, तो मैं वहां गया तो उन्होंने बताया कि अब वो एटमॉस्फेयर वहां नहीं है। आज जो हमको सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट से चाहिए, वो सपोर्ट सिस्टम हम नहीं दे पा रहे। और मैं ये मानता हूं कि बिना एक राज्य की उद्योग नीति, जब तक एक एक सेगमेंट वाइज अच्छी उद्योग नीति नहीं रहेगी, तब तक उद्योग का फलाफल हो ही नहीं सकता। लेकिन इस उद्योग नीति के पहले जो आता है वो गवर्नेंस आता है, लॉ एंड ऑर्डर आता है, और उससे जुड़े हुए कई कंपोनेंट। आज के डेट में वन विंडो सिस्टम जब हम बोलते हैं तो वो काफी आगे बढ़ चुका है। 20 साल पहले हम वन विंडो सिस्टम की बात करते थे, आज वन विंडो सिस्टम भी बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसे समय में अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी नहीं बनेगी, अगर इंडस्ट्रियल सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो क्राइसिस दिखेगी जो आज आपके शब्दों में दिखी। लेकिन मैं, चाहे राइस मिलिंग एसोसिएशन की बात हो, चाहे हमारे हीरो साइकिल और साइकिल की बात, मैं आपके बोलने के पहले मैं हीरो साइकिल लिख रहा था, बाद में आप लोगों ने उस विषय को, तरुण जी ने, आप एसोसिएशन के लोगों को मौका दिया। पूरा टायर उद्योग, साइकिल का उद्योग का हब अपना पंजाब था। आज कानपुर, गोरखपुर के इलाके, आने वाले समय में निश्चित रूप से बंगाल में वो इंडस्ट्री बहुत तेजी से भागेगा। हमारे लिए, हम बंगाल को निश्चित रूप से बड़े हवा से निकाल के लाए। 49 साल बंगाल जिस चीज के लिए जाना जाता था, हम मानते थे कि एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जो स्थापित होने का केंद्र बना, तो कहीं ना कहीं कलकत्ता, उसकी ज्योग्राफी भी उसको सपोर्ट करती थी, वहां का मैन पावर भी उसको सपोर्ट करता था, और वहां का मॉडर्नाइजेशन भी उसको सपोर्ट करता था। मैं पॉलिटिकल बात जरूर कह रहा हूं, लेकिन मैं उस परिस्थिति को बता। लेकिन पिछले 40-45 सालों में वो पूरा बंगाल उजड़ने लगा। दुर्गापुर, आप सब लोग उस शब्द से परिचित हैं, एक पूरा हब हुआ करता था। मैं अभी गया तो 6000 से अधिक कंपनियां, जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड कंपनियां, वहां से पलायन की थी पिछले 15 वर्षों में। ये गवर्नमेंट का डाटा है। इस सवाल का जवाब वहां के लोगों को नहीं मिल पाया, तभी लोगों ने निर्णय किया। मैं मानता हूं कि आज पंजाब भी उस परिस्थिति से गुजर रहा है, और जिस प्रकार से एक एक सेगमेंट वाइज आप लोगों ने बात उठाया है, मैं उन सभी चीजों को इस रूप में लेता हूं कि वो निश्चित रूप से भारत के लिए भी, भारत के सरकार के लिए चुनौती है, और उस चुनौती को निश्चित रूप से एक संवाद के साथ हर सेगमेंट के, आपने कहा कि आपके वकील के रूप में तरुण चुग हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाखड़ जी हैं, अविनाश जी हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार के साथ हम पूरा डायलॉग करेंगे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये चुनाव का विषय है और चुनाव के समय में आपके बीच में आया। देखिए, मैं भारत के विकास में आपका योगदान जानता हूं। पंजाब में सरकार कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वो तो समय के तकाजे में है और आपके आशीर्वाद के ऊपर निर्भर। लेकिन स्पष्ट रूप से पंजाब के उद्योग जगत को बचाने का संकल्प हमारी सरकार का है, हमारी जो भी कदम उठाना होगा, हम निश्चित रूप से उस कदम के साथ आगे बढ़ेंगे। चाहे वो फर्नेस इंडस्ट्री की बात, स्क्रैप का विषय आया, सबसे एक बड़ी सेंसिटिव बात आई ESI को लेकर, लेबर्स वाले विषय को लेकर। मैं मानता हूं कि अभी हमारे साथी ने जिन्होंने उठाया, वरिष्ठ हमारे, मैं मानता हूं कि इस दिशा में अगर केंद्र की सरकार को भी कहीं पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, कहीं हमारी कमियां हैं, तो मैं निश्चित रूप से इसको व्यक्तिगत रूप से कहूंगा तरुण जी और बाकी टीम से कि बैठ के डिस्कशन कीजिए। निश्चित रूप से मजदूरों का हक और मजदूरों का सम्मान नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका नुकसान उस इंडस्ट्री को होगा। इसलिए उस विषय पे अगर कहीं हमारी तरफ से कमी है, तो मैं उस कमी को भी दूर करने के लिए सरकार के हर स्तर पर, चाहे हमारे लेबर मिनिस्टर हमारे दिल्ली में हो, उनसे भी और हमारे यहाँ के प्रतिनिधि भी सीधे संवाद करेंगे
और मैं कहूँगा कि उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो नितिन नवीन को भी उसके लिए पूरा यूज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस भूमि से आया हूँ जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है और मेरे लिए वो कर्म भूमि है। उस कर्म भूमि से गुरुओं की इस भूमि में आया हूँ। आज मैं सुबह कुछ जगह पर संवाद या भाषण के क्रम में बोल रहा था, तपस्या, तप, संघर्ष और बलिदान, ये तीनों चीजें, तीनों चारों चीजें कहीं न कहीं इस राज्य की पहचान है। हमने अपने वीर सपूतों को भी बलिदान देते देखा है। इस राज्य को, इस देश को सुरक्षा देने का काम पंजाब की जनता ने हमेशा किया है, पंजाब के लोगों ने किया है। यहाँ की संस्कृति को भी कवच के रूप में, भारतीय संस्कृति का, इसमें पंजाब की संस्कृति कोई अलग नहीं। यही तो भारत की खासियत है कि हम इतने सारे राज्यों की संस्कृति को मिलाकर भारतीय संस्कृति करते हैं। आज मेरे एक मीडिया के बंधु ने मुझसे बोला, संवाद के जब चल रहा था, कि आपने कल पगड़ी पहना तो बहुत अच्छा लगा। मैं मानता हूं कि वो पगड़ी कहीं ना कहीं हम सबको सम्मान देता है और मैं मानता हूं हर राज्य की अपनी संस्कृति और जो कल्चर है वही उसकी ताकत होती है, वही उसको सही पहचान और सही मुकाम तक पहुंचाता है। तो मैं मानता हूं कि मुझे तो वो अवसर यहाँ के लोगों ने जो दिया वो मेरे लिए सौभाग्य का क्षण था और मैं तो मानता हूं कि जिस भी राज्य में जाइए उस राज्य के चीज़ों में अगर रच बस जाते हैं तभी वो भारतीयता कहलाएगी, नहीं तो अगर आप अलग अलग नजर आएंगे तो वो भारतीयता नहीं कहलाएगी। हम आज आप सबके बीच में बैठे हैं तो जहां आपके विषयों को सुना है, समझा है, उसके साथ आगे संवाद भी करेंगे। वही निश्चित रूप से आज आपने शुरू में एक चर्चा की, हमारे दो भाइयों ने कहा कि ये दौर वैश्विक चुनौतियों का है। तो मैं इस बात से आपको प्रधानमंत्री की तरफ से भी और पूरे देश के लोगों का जो विश्वास प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा है, इस वैश्विक चुनौती में भी भारत ने जिस प्रकार से कूटनीतिक रूप से सफलता के साथ आगे बढ़े, वो निश्चित रूप से हम सब भारतवासियों को सुरक्षित भारत जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व के कारण। आज जिस प्रकार से कूटनीतिक प्रयास हुए, हम उन सारे राष्ट्रों से बात करते रहे जो आपस में भी लड़ते हैं, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध क्यों ना रहा, चाहे ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध क्यों ना रहा, भारत ने अपने हितों से कभी समझौता नहीं किया और ना आगे करेंगे। ये बहुत आपके सामने स्पष्ट रूप से है। वो हित हमारे व्यवसायियों का है, हमारे नागरिकों का है। जब हम भारत और अमेरिका का समझौता हो रहा है तो कई लोग कई तरह की सवाल उठाते हैं, पर मैं आप इतना पंजाब की धरती पर पंजाब के लोगों के बीच में स्पष्ट कहता हूं, पंजाब के लोग हों या देश के नागरिक, हम किसी भी हाल में भारत के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमने हमेशा भारत के व्यवसायियों को एक अच्छा व्यवसाय मिले, उस दिशा में हम कैसे बढ़े उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर हम यूरोपियन यूनियन से अगर डील किए, जिसको मदर ऑफ ऑल डील कहा गया, तो उसमें सबसे बड़ा हित भारत के व्यवसायियों का है, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट का है। और हम मानते हैं कि आने वाला समय जो ये देश मैन पावर और मैन रिसोर्स के रूप में जाना जाता था, आने वाला समय भारत मैन्युफैक्चरिंग पावर और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाना जाएगा। इस दिशा में आज देश भर में 2.5 लाख से अधिक स्टार्टअप अगर आगे बढ़ रहे हैं और स्टार्टअप से हमारी देश की इकोनॉमी, हमारे युवाओं को अगर रोजगार मिल रहा है तो निश्चित रूप से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है अपने युवाओं के साथ। अगर 125 से अधिक यूनिकॉर्न सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ भारत, विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक समय था जब हम डिजिटल क्रांति को कई लोगों ने अभिशाप कहा था। आप सोचिए हमारे नेतृत्वकर्ता का विजन, जब हम लोगों ने कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन इस देश में
पूरी तरह से लागू करेंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन मुझे आज बताते हुए खुशी है, पूरे विश्व के डिजिटल ट्रांजैक्शन का 49% भारत के लोग करते हैं। ये भारत के नए 314 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रत्येक साल हम लोग कर रहे हैं। अब 314 लाख करोड़, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी राशि है। और मैं इसलिए इस आंकड़े को आपके सामने कह रहा था, ये बदलता हुआ भारत है, ये आगे बढ़ता हुआ भारत, जो उद्यमिता के साथ साथ नई चीजों को भी एडॉप्ट कर रहा है। आज जब हम एआई की समिट नेशनल स्तर पे कराते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को पीड़ा हुई थी, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय समिट बहुत ही सफलता का संदेश लेके आया। विश्व के कई राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए और उन्होंने माना कि भारत एआई की दुनिया में लीडिंग नेशन बनेगा और भारत उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। आज सेमीकंडक्टर की बात हो, क्वांटम की बात हो, कहीं ना कहीं भारत तेजी से उन चीजों को अडॉप्ट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और मैं मानता हूं कि जो सिलिकॉन वैली की बात होती है, उस सिलिकॉन वैली को भी भारत के लोग ताकत देते हैं, उस सिलिकॉन वैली को भी भारत के इंजीनियर्स, भारत के साइंटिस्ट आगे बढ़ाते हैं। मैं मानता हूं कि नए भारत में निश्चित रूप से अपना सिलिकॉन वैली होगा, जो निश्चित रूप से भारत के इंजीनियर्स, भारत के साइंटिस्ट के आगे बढ़ते हुए दिखेगा। फार्मा की इंडस्ट्री कितनी बड़ी सेगमेंट है। हो सकता है फार्मा की इंडस्ट्री, यहाँ पर भी मुझे पहले जानकारी थी कि यहाँ भी काफी अच्छे सेगमेंट बने। कभी हम लोग को आदत पड़ी थी कि कोई बीमारी आ गई, आपदा आएगी तो हम वैक्सीन विदेश से लाएंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के कालखंड में ये दिखाया कि अगर हम भारत के अभियंताओं पे, भारत के रिसर्च पे विश्वास करेंगे तो हम अपना वैक्सीन भी बना सकते हैं। और 220 करोड़ वैक्सीन बनाकर हमने पूरे देश को एक संदेश दिया, पूरे विश्व को हमने संदेश दिया कि हम भारत आत्मनिर्भर भारत है, जो अपने रिसर्च के बल पर, अपने अभियंताओं के बल पर, अपने डॉक्टर्स के बल पर खुद को आत्मनिर्भर के रूप में अपनी वैक्सीन को भी तैयार करता है और विश्व को भी उसका सहयोग देता है। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा था। आपने, हमारे कई साथी कह रहे थे डबल इंजन की सरकार, हमने यही विश्वास कमाया है। आज नरेंद्र मोदी एक पूरे विश्व में एक विश्वास के प्रतीक है। लोग को लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई शब्द कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। मैं मानता हूं पंजाब के लोगों के लिए जो प्राइड का विषय, जो कॉरिडोर की बात करें, चाहे जिस प्रकार से गुरुओं का सम्मान की बात करें, चाहे पंजाब के प्राइड की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा मानते हैं वही राष्ट्र विकसित हो सकता है जो अपनी विरासत को भी संजो के रखता है। और मैं मानता हूं पंजाब भी अपनी विरासत को जिस प्रकार से संजो के रख रहा है, निश्चित रूप से हम पंजाब को विकास के पथ पर आगे लेके जाएंगे। पूरे देश में एक समय था जो इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 लाख करोड़ तक की राशि को खर्च करते थे। 2012 और 14 के बीच के कालखंड की बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन पिछले वर्षों में हम 12 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं। 12 लाख करोड़। मैं इसलिए इस कंपोनेंट की चर्चा किया, इसमें कितने व्यवसायियों का व्यवसाय छिपा है। आज एक और अगर 12 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है तो उसमें कितने प्रकार की इंडस्ट्री, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे अगर रॉलिंग इंडस्ट्री हो, चाहे ऐसे कितने प्रकार की इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलता है। देखिए, कई बार हम चीजों को सब्सिडी के रूप में लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मेरी मार्केट में मेरा भविष्य कितना हमको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक तरफ जहां सब्सिडी की भी आवश्यकता है इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए, वहीं उसको एक बेहतर मार्केट देने से भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस दिशा में काम किया कि हम अपने इंडस्ट्री को एक अच्छा मार्केट दें, एक अच्छा सेंटर दें, जिससे कि वो खुद में ग्रोथ करे, अपनी क्षमता पर खड़ा हो जाए। और मैं आज जब इस बात को कह रहा हूं तो एक आंकड़ा और आपके सामने रखूंगा। आज 38,000 करोड़ रुपया का हम डिफेंस सपोर्ट करते हैं। अब ये कहां बन रहा है? ये आप ही के भारत में बन रहा है। इसका ग्रोथ इंजन भी भारत के व्यवसायियों से जुड़ा है।
इसलिए मैं आज आपके बीच में उस विश्वास के साथ आया हूं कि इस पंजाब को निश्चित रूप से हम उन व्यवसायियों के बल पर खड़ा करेंगे। हमारी नीतियां ये स्पष्ट होंगी कि वो व्यवसायी और किसान दोनों को एक साथ लेकर हम चलेंगे कि अगर किसान खेत को खुशहाली देगा तो निश्चित रूप से व्यवसायी एक एक घर को खुशहाली देगा। और मैं मानता हूं जितने अलग अलग क्लस्टर में, अलग अलग सेगमेंट में आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुए हैं, आपने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है जिसमें आपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। हम फिर से पंजाब को वो वैभवशाली इतिहास ला के देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी का संकल्प है। और मैं इसलिए आज के दिन जब मैं आपके साथ संवाद किया तो मुझे इस बात का विश्वास हुआ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सीधे से जनता से संवाद करते हुए आगे बढ़ेगी तो हमको पंजाब के लोगों का साथ मिलेगा। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां हमारी रही हैं, इस कमियों के कारण ही हम पीछे रहे, तो हम उन कमियों के साथ आगे बढ़ेंगे, उन कमियों को अनुभव के साथ लेते हुए, उससे सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जनता में जो विश्वास हमारे प्रति है वो, और अगर हम बेहतर संवाद करेंगे तो अगर हमने देश का विश्वास जीता है तो पंजाब की जनता का भी विश्वास हम ही जीतेंगे। आपके शब्दों में मुझे जो लिखा है मैं उस शब्द के साथ, विश्वास के साथ जुड़ रहा हूं। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूं कि भाजपा के लिए पंजाब केवल एक प्रांत नहीं, पंजाब पूरी तरह से हमारी संस्कृति और विरासत का केंद्र है। इसको बचाना, इसको सुरक्षित रखना हमारा बहुत बड़ा ध्येय है। ये हमारी सीमाओं की राजनीति है। देखिए प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए, मैं कई बार इस विषय को रखता हूँ आपके लिए, तो मैं स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ। हम लोग भी जब अपने अपने राज्यों में काम करते थे या कुछ और, तो सुनते थे कि सीमाओं पे पड़ने वाले गांव, वो गांव जो है सीमा का अंतिम गांव है। चर्चा होती थी वो गांव अंतिम गांव। प्रधानमंत्री जी ने उस पूरे सोच को बदल दिया। उन्होंने कहा कि सीमाओं में पड़ने वाले जो गांव है अंतिम गांव, वो अंतिम गांव नहीं, भारत का प्रथम गांव है, वो हमारा फर्स्ट विलेज है। इस कंसेप्ट के साथ अब आप इस सोच को देखिए, इससे पूरे विषय का परिवर्तन हो जाता है। जब मेरा प्रथम गांव है तो उसके विकास के प्रति मेरी जवाबदेही है। उस विकास में जहां पर उनके लोगों का उत्थान है, उनके लोगों की सुरक्षा। नहीं तो सीमाओं के गांव में तो लोग रहना नहीं चाहते थे। वो मानते थे कि वहां पर रहना मतलब कि मौत के साथ रहना। आज इस देश को प्रधानमंत्री ने ये सोच दिया कि नहीं, वो मेरा प्रथम गांव है, उस गांव की सुरक्षा, उस गांव की समृद्धि, गांव का विकास मेरी पहली जवाबदेही। मैं इसलिए आज आपके बीच में इन बातों को कहा कि जहां एक ओर हम देश की सीमाओं को, देश के नागरिकों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वहीं हम अपने व्यवसायियों को भी निश्चित रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने मैन पावर टू मैन्युफैक्चरिंग पावर की बात इसलिए की कि सरकार ने उस दिशा में काफी कदम उठाए। इस साल भी हम लोगों ने 20,000 करोड़ रुपया मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टि से इनिशिएटिव के लिए आगे लिया है, और आने वाले समय में इसको और बड़े सेंटर के रूप में हम लोग लेने वाले हैं। आज देश में अपना डाटा सेंटर बनाने की पूरी तरह से होड़ मची। हर राज्य चाहता है कि मैं डाटा सेंटर का एक बड़ा केंद्र खोलूं। मैं अभी असम में था, मेघालय की मुख्यमंत्री से मेरी बात हो रही थी, फिर अपने आंध्रा के मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी। सबके मन में है कि डाटा सेंटर का एक बड़ा हब हमारा राज्य में। एक सेंटर, डाटा सेंटर अगर बनता है तो कितने प्रकार की इकोनॉमी में उसका सपोर्ट सिस्टम खड़ा होता है, ये बड़ी बात होती है। उसके लिए पूरी पावर सप्लाई, पूरा इंडस्ट्रियल सेगमेंट डेवलप करना। मैं मानता हूं पूरे विश्व में आज डाटा का खेल है, उसमें भारत अगर इसको अग्रणी रूप से लेगा तो निश्चित रूप से भारत का व्यवसाय, भारत का आर्थिक विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आज हम जब कहते हैं कि विश्व की हम चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनकर आगे जा रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा कि अगर हमें और आगे बढ़ना है तो हमें नए प्रयोग के साथ और नए उत्साह के साथ, विश्वास के साथ बढ़ना पड़ेगा। मैं आज आप सबके बीच में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला और पंजाब के व्यवसायियों को मिलने का मौका मिला है। मैं पुनः इस विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि आपके विकास में ही भारत का विकास छिपा है, और आपको
साथ लेकर आपके व्यवसाय को अगर हम बढ़ाते हैं तो पंजाब और देश की उन्नति उस पर निर्भर है। तो हम अगर पंजाब और देश की उन्नति को देखना चाहते हैं तो आप व्यवसायियों के चेहरे पर पीड़ा नहीं, एक उत्साह का वातावरण देखना चाहते हैं, एक उमंग का वातावरण देखना चाहते हैं, जिसके लिए पंजाब जाना जाता है। पंजाब तो अपने उत्सव के लिए जाना जाता है, उमंग के लिए जाना जाता है। हम तो देश और दुनिया में जब देखते हैं कि किसी खुशहाली को अगर उत्सव मनाना है तो पंजाब के लोगों की तरह उत्सव मनाओ। मैं मानता हूँ पंजाब को पुराना वैभवशाली इतिहास, उसका उत्सव, उसके उमंग हम लौटा के देंगे, ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन।